के बाद दिक्कत ये कर रहा था, अगर मैं डिलीट कर देता तो नोटिफिकेशन पहुंचता नहीं और वीडियो पड़ा रहता, कोई देख भी नहीं पाता, इसलिए मैं डाल नहीं पाया। अब तक हम लोग प्रेसिडेंट कर चुके हैं, उपराष्ट्रपति कर चुके हैं, प्राइम मिनिस्टर कर चुके हैं, चीफ मिनिस्टर कर चुके हैं। इसके अलावा हम लोगों ने अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल, मतलब भारत का महान्यायवादी, राज्य का महाधिवक्ता ये सब हमने ख़त्म कर लिया है। और इसके साथ साथ हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी ख़त्म कर दिया पॉलिटी के अंदर। तो हम बहुत तेज़ चल रहे हैं इस वक्त। अब हम लोग शुरू करते हैं वो टॉपिक जो जनरली एग्ज़ाम में पूछा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोगों ने पहले एग्जीक्यूटिव मतलब केंद्र की एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका को ख़त्म किया, उसके बाद हम लोगों ने राज्य की कार्यपालिका को ख़त्म कर दिया। ठीक है, राज्य की कार्यपालिका ख़त्म, केंद्र की कार्यपालिका ख़त्म। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पार्लियामेंट, संसद को, मतलब हम लोग लेजिस्लेटिव बॉडी कवर करेंगे। ठीक, तो पार्लियामेंट के अंतर्गत आपको क्या चीज़ याद रखनी है? आपको याद रखना है पार्लियामेंट के अंतर्गत ये ऐसे डायग्राम आप बनाओगे इस प्रकार से। पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ, तो आपको आर्टिकल याद रखना है कि पार्लियामेंट का भाग है 5। संविधान के भाग 5 में संसद की बात की गई है। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद 79 से 122 तक, 122 तक। ठीक है, तो अनुच्छेद 79 से 122 तक पार्लियामेंट संसद की बात की गई है। ठीक, कौन सा भाग है? 5। पार्लियामेंट के अंतर्गत क्या लिखा हुआ है? तो पार्लियामेंट के अंतर्गत अनुच्छेद 79, मतलब मैंने ऐसे बोला ना, ये है पार्लियामेंट, ये इस प्रकार से चल रहे हैं। ये देखिए पार्लियामेंट में ये लिखा है, ये मतलब 3 कंपोनेंट है। तो आर्टिकल 79 कहता है कंपोनेंट ऑफ द पार्लियामेंट, संविधान संसद के कौन से घटक है, संसद के कौन से कंपोनेंट हैं। तो आपको याद रखना है कि संसद में कौन कौन आता है। संसद में आती है लोकसभा, संसद में आती है राज्यसभा, और संसद में आता है प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति। तो अगर आपसे पूछे कि पार्लियामेंट के अंतर संसद के अंतर्गत कौन कौन आता है, तो आप बोलेंगे लोकसभा आती है, राज्यसभा आती है और राष्ट्रपति आता है। तो आप कहेंगे कि सर राष्ट्रपति तो हमको दिखाई नहीं देता, तो राष्ट्रपति कैसे आता है? हमको तो लोकसभा राज्यसभा टीवी में राष्ट्रपति आज तक दिखाई नहीं दिया। तो मैं बोलूँगा कि कोई भी विधेयक, कोई भी बिल तब तक कानून नहीं बन सकता जब तक कि वह लोकसभा से पास होने के बाद राज्यसभा के पास ना पहुँच जाए, और राज्यसभा के पास, राज्यसभा से पास होने के बाद वह राष्ट्रपति के पास पहुँचता है, और राष्ट्रपति जब तक उस पर अपने हस्ताक्षर नहीं कर देता तब तक वह विधेयक कानून का रूप नहीं ले सकता। इसलिए कहा जाता है कि प्रेसिडेंट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग है। ठीक है, एकदम क्लियर है ये चीज़। तो इसके बाद आपसे पूछे कि पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ, पार्लियामेंट में कौन है, तो आप बोलोगे पार्लियामेंट में आते हैं लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। ठीक है, ये आप बताओगे कि संसद, और ऐसा कहाँ लिखा है? तो ये लिखा है आर्टिकल 79 कंपोजिशन ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के अंतर्गत कौन कौन आएगा। ठीक, तो ये तो बेसिक एकदम क्लियर हो गया। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि पार्लियामेंट में लिखा हुआ है कि लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। तो लोकसभा के बारे में बात करें तो क्या बात करेंगे कि लोकसभा का यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि इसे क्या कहते हैं, और इसे हम लोग कहते हैं हाउस ऑफ द पीपल, लोगों का घर है। राज्यसभा को हम लोग कहते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट, ठीक है, राज्यों की परिषद। लोकसभा को हम लोग कहते हैं लोअर हाउस, निम्न सदन, और राज्यसभा को हम लोग कहते हैं अपर हाउस, उच्च सदन। ठीक, कैसे याद रखो? एल से लोकसभा, एल से लोअर, निम्न सदन है, लोअर है ये, और राज्यसभा कैसा है? अपर हाउस है, उच्च सदन है। लोकसभा के मेंबर बनने के लिए, अब देखिए ये डायग्राम इसी प्रकार बनाना है आपको। इधर पी लिखिए इस प्रकार से, और यहाँ पे लिखिए लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। यहाँ पे लिखिए एज ऑफ क्वालिफिकेशन। एज ऑफ क्वालिफिकेशन में क्या लिखिए कि अगर आपको लोकसभा का मेंबर बनना है तो कितनी एज चाहिए? तो यहाँ लिखो 25 साल। डायग्राम में सेम बनाना है, इधर लिखो 30 साल, इधर लिखो 35 साल। ये लो, सॉल्व हो गया। इसका मतलब अगर आपको लोकसभा का मेंबर बनना है तो आपकी उम्र होनी चाहिए 25 साल, अगर आपको राज्यसभा का मेंबर बनना है तो आपकी उम्र होनी चाहिए 30 साल, और अगर आपको राष्ट्रपति बनना है तो आपकी उम्र 35 साल होनी चाहिए। यह लिखा हुआ है कि लोकसभा के लिए योग्यता क्या चाहिए? 25 साल की उम्र, मतलब उम्र क्या चाहिए? तो 25 साल का होना जरूरी है। राज्यसभा के लिए 35 साल का, 30 साल का, राष्ट्रपति के लिए 35 साल का, इस प्रकार लिखा हुआ है। ठीक, साथ में क्या लिखा हुआ है? साथ में लिखा हुआ है, लिखा क्या मैं आपको समझाता हूँ। क्या बताइए कि आप लोकसभा के चुनावों में भाग लेने जाते हैं तो आप कहेंगे हाँ जाते हैं। क्या आप राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने जाते हैं? आप कहेंगे नहीं जाते हैं। क्या आप राज्यसभा में जो मेंबर होते हैं उनका चुनने जाते, आप उनको चुनने के लिए जाते हैं? तो आप कहेंगे नहीं जाते हैं। तो इसका मतलब लोकसभा में आप जाते हैं तो डायरेक्ट इलेक्शन, प्रत्यक्ष चुनाव, राज्यसभा में नहीं जाते, इनडायरेक्ट इलेक्शन, अप्रत्यक्ष चुनाव, और राष्ट्रपति के इलेक्शन में आप नहीं जाते, इसका मतलब इनडायरेक्ट इलेक्शन, अप्रत्यक्ष चुनाव।
इसका मतलब लोकसभा का चुनाव कैसा होता है, डायरेक्ट होता है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, खंबा छुआ प्रतियोगिता, जिसने पहले खंबा छुआ वो जीत जाएगा। राज्यसभा का चुनाव कैसा होता है, इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष चुनाव। राष्ट्रपति का कैसा होता है, अप्रत्यक्ष चुनाव। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, बस ये ध्यान रखेंगे तो आराम से हो जाएगा। अब लोकसभा की अगर मैक्सिमम स्ट्रेंथ की बात करूँ तो मैं कहूँगा कि लोकसभा में अधिकतम संख्या होती है मेंबर्स की 552। मैं अधिकतम की बात कर रहा हूँ, मैं करंट की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा। और इस 552 को दो भागों में तोड़ा जाता है, 550 और 2। ये दो कौन है, ये दो आंग्ल भारतीय थे, हैं नहीं। इसका कारण है कि 104 संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा, 104 संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा अब लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीयों को मनोनीत नहीं किया जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रपति लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीयों को मनोनीत करता था तो कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत, तो आप बोलेंगे अनुच्छेद 331 के अंतर्गत। और जो ये 550 लोग मैंने आपसे बोले, ये 331 अनुच्छेद के अंतर्गत 2 आंग्ल भारतीयों को चुनता था और राष्ट्रपति मनोनीत करता था, तो 550 जो अन्य मेंबर थे उनका डायरेक्ट इलेक्शन, एक प्रत्यक्ष चुनाव हुआ करता था। ये याद रखना है आपको कि मैं फिर से बताता हूँ, मैंने 552 को 2 भागों में तोड़ा, अधिकतम संख्या लोकसभा की 2 भागों में तोड़ा तो लिखा 550 और इधर लिखा 2। मैंने कहा ये अब से नहीं होंगे क्योंकि 104 संविधान संशोधन बोल चुका है, लेकिन आर्टिकल याद रखिए, आर्टिकल 331 है जो पहले कहता था कि राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन को लोकसभा में मनोनीत करेगा। ये 550 में भी 2 तोड़ दीजिए। किस प्रकार से, इन 550 में 530 राज्य से आएंगे और 20 केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाएंगे। ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ, अधिकतम 530 राज्यों के द्वारा निर्वाचित होंगे और 20 केंद्र शासित प्रदेशों के द्वारा निर्वाचित होंगे। लोकसभा के चुनाव में आपसे क्वेश्चन पूछे कि बताइए केंद्र शासित प्रदेशों से कितने लोग लोकसभा पहुंच सकते हैं, अधिकतम कितने पहुंच सकते हैं, तो आपको क्या, अधिकतम 20 लोग पहुंच सकते हैं। ठीक, बेसिक हो गया एकदम क्लियर। अब बात करते हैं लोकसभा के बारे में, इंडिविजुअल बात कर लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ राज्यसभा के बारे में यहीं पे देख लेते हैं। राज्यसभा के बारे में क्या कि राज्यसभा में अधिकतम संख्या होती है 250। इसको भी 2 भागों में तोड़ेंगे, कैसे, 238 और 12। 238 और 12, इन 12 लोगों का नॉमिनेशन होता है। इन 12 लोगों का नॉमिनेशन राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ये 12 लोगों का नॉमिनेशन राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में किया जाता है। किन आधार पर किया जाता है, तो आपको याद रखना है कि इन 12 लोगों का नॉमिनेशन होता है लास के आधार पर। लास LASS। लास का मतलब लिटरेचर, साहित्य में परिपक्व हो, निपुण हो, आर्ट कला में निपुण हो। एस का मतलब साइंस विज्ञान में निपुण हो। एस का मतलब सोशल सर्विस, सामाजिक सेवा में निपुण हो। ऐसे व्यक्ति को राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जा सकता है। इनकी संख्या कितनी होगी, इनकी संख्या होगी 12। ठीक है, आगे चलें। तो इसका मतलब इस समझ में आपको आ गया कि लास के आधार पर LASS मतलब लिटरेचर, आर्ट, साइंस और सोशल सर्विस के अंतर्गत राष्ट्रपति 12 लोगों को राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है। ठीक, बेसिक हमने फंडा देख लिया, क्लियर हो गया एकदम। अब अगर मैं लोकसभा की बात करूं तो लोकसभा के बारे में बोलूं तो लोकसभा का जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर, जो अध्यक्ष होता है, उसे हम लोग स्पीकर कहते हैं। स्पीकर। अगर मैं कार्यकाल की बात करूं लोकसभा के अंतर्गत तो मैं कहूँगा इसका कार्यकाल होता है 5 साल, सामान्यतः 5 ईयर। लेकिन नेशनल इमरजेंसी के दौरान इसका कार्यकाल 1 साल में 1 बार बढ़ाया जा सकता है। 1 साल में 1 बार और n नंबर ऑफ टाइम। ठीक है, तो लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः 5 साल, लेकिन इमरजेंसी के समय पे जब राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा उस समय में इसके आपात को 1 साल में 1 बार बढ़ाया जा सकता है और ऐसा कितनी बार भी किया जा सकता है। ठीक, लोकसभा का अध्यक्ष मैंने आपको बताया स्पीकर होता है। स्पीकर के बारे में याद रखिए कि जो स्पीकर होता है कौन है, स्पीकर की कोई शपथ होती है, तो याद रखिए लोकसभा के स्पीकर की कोई भी शपथ नहीं होती, क्योंकि वह मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के रूप में शपथ ले चुका होता है, संसद के सदस्य के रूप में शपथ ले चुका होता है। तो लोकसभा के बारे में मैंने आपको क्या बताया कि लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः 5 साल होता है, लेकिन इमरजेंसी के समय में 5 साल प्लस 1 साल में 1 बार ही बढ़ेगा। मतलब इस प्रकार n नंबर ऑफ टाइम बढ़ाया जा सकता है लोकसभा का कार्यकाल। साथ में आपको याद रखना है कि लोकसभा का अध्यक्ष हम लोग स्पीकर कहते हैं, उसका अध्यक्ष होता है स्पीकर। ठीक, तो ये लोकसभा का बेसिक पॉइंट एकदम हम लोग कर रहे हैं। अच्छा, लोकसभा के अंतर्गत जब चुनाव होते हैं और लोग चुनकर जब लोकसभा में पहुंचते हैं तो फिर ये तो समझ में आना चाहिए कि सर ये बताइए इनकी शपथ कैसे होती है। तो आपको याद रखना है आर्टिकल 99 अनुच्छेद 99 कहता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की शपथ मतलब संसद के सदस्यों की शपथ
कौन दिलाता है? तो याद रखिए कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को शपथ दिलाता है राष्ट्रपति, अथवा वह व्यक्ति जो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया गया हो, और वह व्यक्ति जो राष्ट्रपति के द्वारा एमपी की ओथ के लिए नियुक्त, एमपी की शपथ के लिए नियुक्त किया जाता है, उसका नाम है प्रोटम स्पीकर। प्रोटम स्पीकर। इस प्रोटम स्पीकर के लिए याद रखिए कि कोई आर्टिकल डेडिकेटेड नहीं है प्रोटम स्पीकर के लिए, लेकिन हाँ ये लिखा हुआ है, ये कन्वेंशन है कि जब नई लोकसभा चुनकर आएगी तो नई लोकसभा के अंतर्गत सबसे वरिष्ठतम सदस्य को प्रोटम स्पीकर के रूप में नियुक्त कर दिया जाएगा, और यह प्रोटम स्पीकर रहते हुए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सदस्यों को शपथ दिलाएगा। और एक बार सदस्य कंप्लीट हो जाएगी, लोगों की शपथ कंप्लीट हो जाएगी लोगों की, तो ये अपना पद तुरंत त्याग देगा, तुरंत खाली कर देगा। और इन लोगों के द्वारा जिन्हें शपथ ले ली है, इनके द्वारा अपना एक स्पीकर चुन लिया जाएगा। ठीक है, इनका एक अपना स्पीकर चुन लिया जाएगा। तो ये तो बात हो गई हम लोगों की, ये हमने बात कर ली लोकसभा के कार्यकाल की, लोकसभा के अंदर प्रोटम स्पीकर की, और शपथ की बात हमने कर ली है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की। अब आपको याद रखना है, अगर मैं बात करूं आर्टिकल 101 अनुच्छेद 101 कहता है कि पार्लियामेंट में अगर पार्लियामेंट के अंतर्गत अगर वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी तब क्या होगा। तो इस दिशा में आपको याद रखना है कि अगर पार्लियामेंट के अंतर्गत वैकेंसी का मतलब अगर पद खाली हो जाए, कैसे पद खाली हो जाए, या तो एमपी मर जाएं, या फिर उनका डिस्क्वालिफिकेशन अयोग्य करार दे दिए जाएँ, या फिर एमपी करप्ट प्रैक्टिस में फंस गए हैं, या फिर कोई और दिक्कत हुई है इसी कारण एमपी ने अपना इस्तीफ़ा दे दिया, इन दशाओं में एमपी की सीट खाली मानी जाएगी। तो ऐसा कहा जाएगा, आपको याद रखना है कि एमपी की सीट कब खाली मानी जाएगी, या तो रेजिग्नेशन इस्तीफ़ा दे दे, या फिर अयोग्य करार दे दिया जाए, या फिर उसने इस्तीफ़ा मतलब वो उसको पद से हटा डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है, मतलब अयोग्य करार का मतलब ही यही हुआ। या फिर मैंने बोला अगर वह एब्सेंट हो जाए, डेथ हो जाए या फिर एब्सेंट हो जाए तो उन दशाओं में उसके पद को खाली माना जाएगा। आपको याद रखना है कि लोकसभा का एमपी या राज्यसभा का एमपी अगर 60 डेज़ तक एब्सेंट हो जाता है कंटिन्यूटी में, या फिर 60 डेज़ तक वह किसी मीटिंग को अटेंड नहीं कर रहा है, अपने चेयरमैन या प्रेसिडेंट ऑफिसर को बता नहीं रहा है, तो उसका रेजिग्नेशन, उसको इस्तीफ़ा देना होगा, उसका इस्तीफ़ा ले लिया जाएगा। ठीक। आर्टिकल 100 पार्लियामेंट क्या कहता है? आर्टिकल 100 पार्लियामेंट क्या कहता है? गणपूर्ति। गणपूर्ति का मतलब कोरम ऑफ द पार्लियामेंट। कोरम क्या है? याद रखिए, कोरम का मतलब है वह संख्या जो एक बैठक, एक मीटिंग को चलाने के लिए चाहिए। तो ये लोकसभा में निर्धारित है, राज्यसभा में निर्धारित है। लोकसभा के लिए लिखा हुआ है कि वह संख्या 1/10 होनी चाहिए, इंक्लूडिंग द स्पीकर, जिसमें मैं अपनी मीटिंग को चला, मतलब स्पीकर कहता है कि 1/10 लोग अगर इस लोकसभा में प्रेजेंट होंगे तो मुझे इंक्लूड करते हुए 1/10 होने चाहिए, तो मैं मीटिंग मतलब स्टार्ट कर सकता हूँ। अगर 1/10 से कम है, 55 से अगर कम है इंक्लूडिंग मी, स्पीकर कहता है इंक्लूडिंग मी अगर 55 से कम है, तो मैं यह सदन की बैठक नहीं होने, मैं करूँगा ही नहीं, स्टैंडिंग ही नहीं करूँ, उसमें बैठूंगा ही नहीं, मतलब मैं चलने नहीं दूंगा मैं बैठक, सीधी सी बात। ठीक है, स्पीकर कहेगा कि मैं चलने नहीं दूंगा बैठक, मीटिंग होगी ही नहीं। ठीक, तो हमने आर्टिकल 99 कवर कर दिया, हमने आर्टिकल 100 कवर कर लिया, हमने 102 आर्टिकल कवर कर लिया, तो ये हमने आर्टिकल कवर कर दिए। ठीक, 105 आर्टिकल 105 कहती है प्रिविलेज, विशेषाधिकार। क्या विशेषाधिकार है? किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को विशेषाधिकार है कि वह किसी हाई कोर्ट जज के या पुलिस के जो भी समन है, उस समन को उस वक्त रोक सकता है जब सेशन चलकर ख़त्म हो गया हो और इसके 40 डेज़ तक। और नंबर 2, जब मतलब किन दशाओं में 40 डेज़ को मैं बता रहा हूँ कि मतलब ये जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है इसे कैसी प्रिविलेज मिली है आर्टिकल 105 के अंतर्गत? आर्टिकल 105 के अंतर्गत इससे प्रिविलेज मिली हुई है कि वह सेशन के शुरू होने के पहले 40 डेज़ और सेशन 1 ख़त्म होने के 40 डेज़ के बाद तक उसे हाई कोर्ट समन नहीं कर सकता, उसे पुलिस मतलब इंक्वायरी के लिए बुला नहीं सकती। लेकिन हाँ, एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि ये सिर्फ सिविल केसेस की बात हो रही है, क्रिमिनल केसेस की बात नहीं हो रही कि एमपी चाकू गोद के चले आ रहे हैं और आप कह रहे हो सर आपने तो कहा था इनको सुरक्षा दी गई 40 डेज़ की। तो ऐसा नहीं है, सिविल केसेस की बात की जा रही है, क्रिमिनल केस की बात नहीं की जा रही है। ठीक, तो हम लोगों ने आर्टिकल 105 के अंतर्गत देख लिया कि विशेषाधिकार के अंतर्गत एक एमपी को विशेषाधिकार दिया गया क्या कि 40 डेज सेशन के स्टार्ट होने के 40 डेज़ पहले और सेशन के ख़त्म होने के 40 डेज़ बाद तक किसी भी पुलिस वाला या कोई हाई कोर्ट इशू नहीं कर सकता समन, किसको? उस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, लेकिन सिविल केसेस में ओनली।
ठीक है। तो हमने मोटे मोटे शब्दों में आर्टिकल 99 कर लिया, 100 कर लिया, 102 कर लिया, 105 कर लिया, लोकसभा का हमने प्रिसाइडिंग ऑफिसर देख लिया, हमने लोकसभा का कार्यकाल देख लिया, किन दशाओं में लोकसभा का कार्यकाल बढ़ सकता है ये भी देख लिया। अब आपको देखना है राज्यसभा के बारे में। तो आप याद रखिए राज्यसभा के बारे में आपको क्या याद रखना है कि राज्यसभा का चेयरपर्सन मतलब जो अध्यक्ष होता है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर से हम लोग चेयरमैन कहते हैं। या मैं जनरली बोलूँ तो सामान्यतः राज्यसभा का चेयरमैन उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट होता है, उपराष्ट्रपति होता है। बस याद ये रखना है कि राज्यसभा का चेयरमैन मतलब राज्यसभा का प्रिसाइडिंग ऑफिसर अगर वह चेयरमैन है, अगर वह चेयरमैन है का मतलब अगर वह उपराष्ट्रपति है, जो कि होगा ही होगा, तो वह अपने सदन का मेंबर नहीं होता। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि राज्यसभा का प्रिसाइडिंग ऑफिसर का के लिए इनमें से कौन सा कथन सही है, मैं लिख दूं ए ऑप्शन वह अपने हाउस का मेंबर नहीं होगा, बी ऑप्शन वह अपने हाउस का मेंबर हो सकता है, सी ऑप्शन वह मेंबर मतलब ए और बी दोनों सही हैं, वो मेंबर हो भी सकता है, मेंबर नहीं भी हो सकता है, डी ऑप्शन नन। तो आप आंसर मारोगे, मुझे पता है आप आंसर सोच रहे होगे ए ऑप्शन कि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ राज्यसभा इज़ नॉट द मेंबर ऑफ द राज्यसभा। लेकिन मैंने प्रिसाइडिंग ऑफिसर के रूप में पूछा है आपसे, तो याद रखिए राज्यसभा का प्रिसाइडिंग ऑफिसर सिर्फ चेयरमैन नहीं होता, डेप्यूटी चेयरमैन भी होता है और वाइस चेयरमैन भी होता है। जब ये नहीं होंगे, छुट्टी पे होंगे, तो ये करेगा प्रिसाइड, ये नहीं है तो ये कर ही रहा है प्रिसाइड। तो इसका मतलब आप ये नहीं कह सकते कि जो आप जनरली पढ़ लेते हैं इसको आपको बता दिया जाता है कि आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इन जो सामान्यतः जो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं आपको आर्टिकल 99 बता चुका हूँ, आर्टिकल 100 बता चुका हूँ, आर्टिकल 102 बता चुका हूँ, आर्टिकल 105 बता चुका हूँ। अब मैं आपको राज्यसभा बता रहा हूँ। तो मैंने आपको राज्यसभा में बताया कि अगर आपसे पूछा जाए कि राज्यसभा का प्रिसाइडिंग ऑफिसर इसके लिए क्या कथन सही है, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर सिर्फ और सिर्फ चेयरमैन नहीं होता, डेप्टी चेयरमैन भी बन सकता है और उसके बाद वाइस चेयरमैन भी इस राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी जब चेयरमैन नहीं होंगे तब डिप्टी चेयरमैन, और ये भी नहीं है तो वाइस चेयरमैन अध्यक्षता कर रहे होते हैं। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि मैंने आपसे बोला कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर मेंबर होता है कि नहीं। तो अगर लिखा हुआ है कि उपराष्ट्रपति जो कि राज्यसभा का सभापति होता है वह राज्यसभा का मेंबर होता है, तो आप कहोगे नहीं होता। लेकिन अगर आपसे बोले कि राज्यसभा का प्रिसाइडिंग ऑफिसर क्या राज्यसभा का मेंबर होता है, तो आप बोलेंगे हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि वो तो चेयरमैन भी हो सकता है, डिप्टी चेयरमैन भी हो सकता है, वाइस चेयरमैन भी बन सकता है। ठीक है, ये याद रखना है आपको। राज्यसभा के मेंबर का कार्यकाल मैं अगर बताऊं तो कार्यकाल है 6 साल, लेकिन एक शर्त लगी है, वो क्या, 1/3 मेंबर रिटायर्ड एवरी 2 ईयर। 2 साल में 1/3 मेंबरों को रिटायर होना पड़ेगा, सेवानिवृत्त होना पड़ेगा। यह शर्त राज्यसभा के केंद्र में लगी हुई है। राज्यसभा के बारे में और आपको क्या पढ़ना है कि राज्यसभा की स्पेशल पावर क्या है, विशेष शक्ति क्या है राज्यसभा के ऊपर। तो आपको याद रखना है कि राज्यसभा के अंतर्गत विशेष पावर के अंतर्गत क्या बात की जाएगी कि राज्यसभा की विशेष शक्ति है आर्टिकल 67 अनुच्छेद 67, आर्टिकल 312 और आर्टिकल 249। क्या है ये तीनों आर्टिकल? आर्टिकल 67 कहता है उपराष्ट्रपति को पद से हटाना, और ये कहा जाएगा कि उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव सिर्फ राज्यसभा ला सकती है, लोकसभा नहीं ला सकती। जबकि राष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव दोनों सदनों में किसी में भी आ सकता है। आर्टिकल 312 कहता है अखिल भारतीय सेवाएं, का मतलब ऑल इंडिया सर्विसेज के अंतर्गत कहा जाएगा कि 3 सर्विसेज आती हैं ऑल इंडिया सर्विसेज के अंतर्गत। कौन सी? 312 में लिखा हुआ है IAS, IPS और IFOS, याद रखिएगा। इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एंड इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ना कि इंडियन फॉरेन सर्विस, याद रखिएगा। भारतीय वन सेवा अखिल भारतीय सेवा के अंतर्गत आती है, ना कि भारतीय, आप सोच के बैठो, इंडियन फॉरेन सर्विस, यह अखिल भारतीय सेवा के अंतर्गत नहीं आती। दो यह एक ग्रुप ए पोस्ट है, लेकिन यह अखिल भारतीय सेवा के अंतर्गत नहीं आती। ठीक है, तो आपको याद रखना पड़ेगा। एक और सर्विस जो है ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस, इसका एग्ज़ाम अभी तक नहीं कराया गया है, लेकिन जिस दिन कराया जाएगा ये उस वक्त संस्था बहुत बेहतरीन बन चुकी होगी। तो आपको याद रखना है ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस, यह भी एक अखिल भारतीय सेवा है। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया 67, 312, 249 क्या है? 249 कहता है राज्यसभा की विशेष शक्ति के अंतर्गत क्या कहता है? कहता है कि अगर राज्यसभा चाहे तो राज्य की सूची में परिवर्तन कर सकता है राष्ट्रीय हित में। राष्ट्रीय हित में राज्यसभा राज्य की सूची में परिवर्तन कर सकता है, आपको यह याद रखना पड़ेगा। तो हमने मोटे मोटे शब्दों में
लोकसभा का विशेष देख लिया, राज्यसभा का विशेष देख लिया, राज्यसभा की स्पेशल पावर शक्ति देख ली हमने, जो हमने बेसिक था वो सारा का सारा कवर कर दिया है। अब मैं आपको पार्लियामेंट के अंतर्गत कल मैं पार्लियामेंट का लेक्चर कंप्लीट कर दूंगा और साथ ही साथ कल ही मैं स्टेट लेजिस्लेचर भी आपको कंप्लीट कर दूंगा। कल 1 घंटे का वीडियो रहेगा। तो अभी तक हम लोग इन 4 वीडियो में राष्ट्रपति खत्म कर चुके हैं, उपराष्ट्रपति खत्म कर चुके हैं, प्रधानमंत्री खत्म कर चुके हैं, मंत्रिपरिषद, राज्य की मंत्रिपरिषद, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, इसके साथ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, अगर कुछ और बच गया हो मतलब भारत का महान्यायवादी, राज्य का महाधिवक्ता, हम 11 चीज़ें कंप्लीट कर चुके हैं और आज मैंने आपको पार्लियामेंट की शुरुआत करा दी है। तो हम 12वीं चीज़ पढ़ रहे हैं। कल मैं आपको पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर 16वीं चीज़ खत्म कर दूंगा। इसके बाद आपके चैप्टर में कुछ भी नहीं बच रहा है। पॉलिटी में हम लोग उसके बाद क्या पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे संवैधानिक संस्थाएं और गैर संवैधानिक संस्थाएं और साथ में देखेंगे संसदीय समितियां। इसके साथ हम लोग अंत में देख रहे होंगे एकदम जाके संसदीय समितियों के उपरांत रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट, राज्य का जो रीऑर्गेनाइजेशन हुआ है, पुनर्गठन हुआ है, उसके बेसिक फैक्ट देखेंगे। साथ में प्रियम्बल, मोस्ट प्रोबेबली कल मैं प्रियम्बल भी करा दूंगा। कल के लेक्चर में मैं प्रियम्बल भी खत्म कर दूंगा, संविधान की प्रस्तावना भी मैं कल ही खत्म कर दूंगा। ठीक है, तो मैं 10 दिन के अंतर्गत आपके जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं वो खत्म कर दूंगा। आज चौथा लेक्चर है ये। 5वें लेक्चर में कुछ और 1 घंटे का लेक्चर पड़ेगा, कुछ बड़ा पड़ेगा। कल मैं वीडियो डाल रहा था लेकिन गड़बड़ हो गई, मुझे फिर से बनाना पड़ गया क्योंकि वो मैंने अपलोड किया वापस से, मैंने उसको करके फिर से अपलोड किया। फिर वो क्या हुआ तो मुझे समझ में नहीं आया, डिलीट हुआ क्या हुआ, तो फिर मैंने ये नया वीडियो आपके लिए बनाया, फिर से डाल रहा हूँ। तो कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। शालीनता के साथ कमेंट करना है, शालीनता के साथ कमेंट करिए। कोई दिक्कत है मेरा व्हाट्सएप नंबर लोगों के पास रहता है 6396743810। इस पर आप संपर्क कर सकते हैं 743810। अनायास संपर्क मत करिएगा। अगर आपको लगे आपको कोई जेन्युइन समस्या है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर दीजिए, मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा। कॉल मत करिएगा, मैसेज करिएगा, ठीक है। तो इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।